हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपके केमिस्ट्री मेंटर और स्वागत है आप सभी का V2 लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो भाई, तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया हुआ था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन शुरू किया हुआ था अपन ने, और 2 लेक्चर्स अपन कर चुके थे इसके बाइंड अप, और आई होप अपने देखा भी होगा, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, समझ में भी आया होगा आपको, है ना। तो बहुत बेसिक सी बातें अपन ने कर डाली थी वहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन ने डिस्कस नहीं करी थी, बहुत बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर की बातें अपन ने वहाँ पे डिस्कस करी थी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में और थोड़ा और इस चैप्टर को समझते हैं कि क्या क्या बताना चाह रहा है अपन के। तो देखिए ज़रा, अब कुछ बातें इस तरीके की बताइए मुझे कि लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था, सेकंड लेक्चर जिसको मैं बोलूँ, आज अपना थर्ड लेक्चर है, तो लास्ट लेक्चर में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, तो थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे बीच में ये बातें हुई थी कि जो चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग का, ये अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 50% बॉन्ड में और 50% थ्योरी में। तो कुछ बॉन्ड्स के बारे में बातें हुई थी कि आयनिक बॉन्ड है, कुछ कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, और इन सबको हमने, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे, सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, इनको सबको अपन देख चुके थे, अपन पढ़ चुके थे। फिर इसके रिगार्डिंगली कुछ प्रॉपर्टीज़ की बातें हुई थी हमारे बीच में, जैसे कि ऑक्टेट रूल हमने देखा था, जैसे कि लुईस स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे, जैसे कि हमने फॉर्मल चार्जेस के बारे में बातें कर ली थी, जैसे कि हमने रेजोनेंस के बारे में बातें कर ली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हमने दोनों लेक्चर्स में देखा था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ये सब चीज़ें देखी, सेकेंड लेक्चर में अपन ने ये सब चीज़ें देखी थी। अब देखिए ज़रा, तो शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर में अपन थ्योरीज से। और थ्योरीज की बातें अगर हम करें तो कुछ 4 से 5 थ्योरीज अपने को देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, जो कि बेस है पूरी केमिकल बॉन्डिंग का। जैसे मैंने कहा कि पहली थ्योरी अगर हम देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देखेंगे एनर्जी थ्योरी, सेकेंड हम देखेंगे वैलेंसी थ्योरी, थर्ड हम देखेंगे VBT, और फोर्थ हम देखेंगे वेस्पर थ्योरी, फिफ्थ हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और 6 हम देखेंगे MOT। तो ये सब बातें थी बेटा, बहुत ही आसानी से ये सब बातें करेंगे अपन, है ना। तो देखिए ज़रा, अब बात तो ये हो चुकी है हमारे बीच में कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स में जो अपन है बॉन्ड देख लेते हैं कि भाई कौन सा है आयनिक, कौन सा है कोवलेंट, कौन सा है कोऑर्डिनेट, कौन सा है मेटालिक, सब पता है अपने को। अब अपन बहुत कंफर्टेबल इस चीज़ में अपन देख पाएंगे बहुत ही आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। पर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में हमने अभी तक कोई बातें करी नहीं है, सिवाय एक लेक्चर के जो फर्स्ट लिया था, वो बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो प्रॉपर जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, इसकी बातें अपन अब करने वाले हैं, और किस में करने वाले हैं, एनर्जी थ्योरी में अपन ये चीज़ करने वाले हैं डिस्कस, है ना। तो देखिए ज़रा कि बॉन्ड्स की पहचान करना तो आपको आ गया, पर बॉन्ड बन कैसे रहा है, फॉर्मेट कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमको भी सीखनी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बॉन्ड्स बने बेटा थ्योरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं तो देखो ज़रा, पहली थ्योरी हम शुरू करते हैं, एनर्जी थ्योरी। बहुत ही आसान सी थ्योरी, कुछ भी नहीं है इस थ्योरी में। सुनिए, देखिए, तो अपने को ये बात पता है कि जब 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम जो होता है, अगर रिएक्टिविटी की बात करें हम, तो मोर रिएक्टिव होता है, पर मॉलिक्यूल जो बना दिया हमने वो लेस रिएक्टिव होता है। वहीं अगर एनर्जी के बारे में बात करें हम, तो एटम का जो एनर्जी होता है वो हायर होता है, पर जो बना हुआ मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी कम होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल बात है ये कि जो 2 एटम हैं इनका एनर्जी ज़्यादा है, जब ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इनकी एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाएगी। अब जब बाहर निकल जाएगी एनर्जी, तो यहाँ पर तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम ही तो हो जाएगी ना भाई, कम ही हो जाएगी एनर्जी। जब कुछ एनर्जी फॉर्मेशन करने पर बॉन्ड का एनर्जी बाहर निकल गई तो वहाँ पे एनर्जी कम हो गई, ठीक है। अब ये बातें जो हुई, तो अपने को ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म अपने यहाँ पे काम में आ रही है, जो अपन बातें कर रहे हैं एनर्जीज़ की, पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म काम में आ रही है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिपल्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
अट्रैक्शन के। वहीं एक और बात हम करें तो जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के। यानी कि अगर एनर्जी जहाँ ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, एनर्जी जहाँ कम होगी वो मोर स्टेबल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एटम और मॉलिक्यूल की बात करें तो जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया होती है भाई, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, और एटम का स्टेबिलिटी इतना नहीं होता क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी में रिपल्शन अट्रैक्शन के बीच में, और अगर एनर्जी बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पता होना चाहिए अपने को आराम से, है ना। तो ये सब बेसिक बातें जो अपन ने करी कि भाई एटम, अब जैसे मान लीजिए मैंने एटम के इस पे बेसिस पे ले लिया हाइड्रोजन और बना डाला यहाँ पे क्या? H2 मॉलिक्यूल। तो भाई H2 मॉलिक्यूल कमाल का स्टेबल है कंपैरिजन टू H एटम के, तो बढ़िया स्टेबिलिटी रखता है HH मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ और। देखो ज़रा, अब बात हो रही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। तो कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में किस तरीके से हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, तो किस तरीके से देंगे हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का। तो देखो ज़रा, बहुत ही सिंपल सी चीज़, कुछ भी नहीं है इसमें। आइए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी, और तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ हमने लिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, देखो जिसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल r से, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा। तो किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखना, ज़रा समझना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल लिए, सॉरी दो एटम लिए, H। अब ये जो एटम है ना बहुत ही दूर है। सपोज कर रहे हैं हम ऐसा कि ये जो एटम है, जो दो हमने एटम लिए हैं, बड़े दूर हैं ये एटम। अब इतने दूर हैं ये एटम, तो इन पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो तो ज़ीरो होगा। अरे भाई ज़ीरो ही होगा ना भाई, इनका जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट माना जा रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा अपन को। एक कंडीशन अगर अपन सपोज करके चले तो कि बहुत दूर है, चलो इनफाइनाइट ना कहकर भी ऐसा कहते हैं कि काफ़ी दूर है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बहुत ही ज़ीरो या मिनिमम, बहुत ही मिनिमम माना जाएगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी पास जाएगी ज़ीरो के ही, यानी मिनिमम ही मानी जाएगी, ज़ीरो ही मानी जाएगी वो भी, क्योंकि ना अट्रैक्शन फोर्स है ना ही पोटेंशियल एनर्जी का देखा जाएगा फिर तो, है ना। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो ज़रा, मैंने ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे इस तरीके से देखी कि मैं इनको थोड़ा सा क्लोज लेके आई सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में इनको थोड़ा क्लोज लेके आई, जहाँ पर इनमें अट्रैक्शन फोर्स आया, और जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, क्योंकि अपन अभी पढ़कर आ चुके हैं ये चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। यही चीज़ अप्लाई कर रही हूँ मैं इस वाले ग्राफ में। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा ये दोनों एटम को पास लेके आई, इनमें अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन की वजह से पास आई तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हुई, पर वो कम हुई ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। तो कुछ ग्राफ मुझे ये देखने को मिला, देखना ज़रा। क्या बात है, देखो कमाल का ग्राफ। आइए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा कम यहाँ पे जा रहा है जब मैं इन दोनों को पास लेके आई हूँ, गिरना शुरू हो चुका है यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपन इन दोनों एटम का ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग हुआ इन दोनों एटम्स में और एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिससे क्या बना,
H2 मॉलिक्यूल बन गया। पहले इतना दूर थे कि अट्रैक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमने नहीं मानी कुछ भी। फिर थोड़ा सा पास आए, अट्रैक्शन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गिरने शुरू हुई। फिर कुछ ऐसा हो गया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बना सकते हैं H2 आपस में, HH के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल बनता है, अपन करके भी आ चुके हैं ये चीज़, है ना। तो ये ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ पे दोनों एटम्स ओवरलैप हुए और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। पर याद रखो, जब मॉलिक्यूल बन रहा है यानी बन चुका है ऑलमोस्ट, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ओहो बिल्कुल मिनिमम आ चुकी है। यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैं ऐसा कह दूं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कमाल का हो चुका है यहाँ, है ना। तो एक ये कंडीशन है एक तरीके की, भाई जितना कम यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतना ही मॉलिक्यूल फटाफट से बन जाएगा। और अपने को पता है कि अपन तो किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी की तरफ ही तो मूव करवाएंगे ना, अपन तो किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करवाएंगे। तो हम तो क्यों चाहेंगे कि हमारा एटम ही रहे, हम तो ये चाहेंगे ना कि एटम का फॉर्मेशन हो जाए, एटम फॉर्मेशन करके क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, जिससे क्या बन जाए, मॉलिक्यूल बन जाए। अब भले ही चाहे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे को मिनिमम करनी पड़े तो करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो अब जो ये चीज़ है ना, ये इसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। अभी बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, ये है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये तो हम यहीं रोक दिए इस ग्राफ को और बात खत्म हो गया मामला से। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है ऐसा। चाहेंगे अगर बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं इस ग्राफ को, पर जब हम इस ग्राफ को बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ता ही जाएगा और कमाल का बढ़ता जाएगा। और ज़रा सोचो यार, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, यानी दूर हो जाएंगे वापस से, और फिर वापस से फॉर्मेशन टूटेगा भी बॉन्ड का, और वापस से किस में क्रिएट हो जाएंगे, एटम में क्रिएट हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि स्टेबल मॉलिक्यूल कमाल का बन रहा है, यहाँ पे बना रहे, भले ही चाहे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे को देखने को मिले, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का। तो ये देखते हैं अपन ये चीज़। अब कुछ इसको इस तरीके से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये मेरा एक एटम, ये मेरा दूसरा एटम, अच्छा, और ये इसके पास न्यूक्लियस इसका, ये इसके पास न्यूक्लियस इसका। कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों को ड्रॉ करा, Na और Nb। ये A एटम है, ये B एटम है, और इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा है इसका, इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा है इसका। ठीक है, तो देखना, ज़रा ध्यान से देखना। तो अगर मैं कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बातें करूँ तो ज़रा सोचो, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि रिपल्शन भी लग रहा है और अट्रैक्शन भी लग रहा है। पर अगर कहें अपन इस चीज़ के बारे में कि कहाँ रिपल्शन है और कहाँ अट्रैक्शन है, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं अट्रैक्शन का नाम लूँ यहाँ पे कि किन किन के बीच में है, और अगर मैं रिपल्शन का नाम लूँ यहाँ पे कि किन किन के बीच में है, तो देखो ज़रा, अट्रैक्शन जो है वो Na और Eb के बीच में है, Na और Eb के बीच में। अट्रैक्शन जो है वो Nb और Ea के बीच में है। रिपल्शन जो है वो Na और Nb के बीच में है। रिपल्शन जो है वो Ea और Eb के बीच में है। तो ये बात यहाँ पे तय हुई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और
अट्रैक्शन और रिपल्शन से। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम दोनों का ही डोमिनेंसी देखें तो जो अट्रैक्शन होता है वो मोर डोमिनेंट होता है रिपल्शन से। ठीक है, तो ये एक हमने रिप्रेजेंटेशन और देखा किसका, दो एटम्स का, और किस किस तरीके से दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, ये सब बातें हमने की। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन की बातें थी जो किसने बताई हमारे को, एनर्जी थ्योरी ने बताई कि किस किस तरीके से कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ बॉन्ड एनर्जी के बारे में। अब अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव ही होती है। और किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी काम में ली जाती है कि किसी भी गैसेस एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, एट द इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे कि किसी भी गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि H2 मेरे पास है और H को मैं इस तरीके से दिखाती हूँ और यहाँ पर मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना है, तो मैंने बॉन्ड एनर्जी दी यहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड थी और ये कन्वर्ट किस में हो गए, 2H एटम में, दैट्स इट। तो ये है बॉन्ड एनर्जी, ब्रेक करने के लिए दी जाती है और गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है। अब कुछ बातें अगर हम करें फेलियर की, तो ज़रा सोचिए इस बारे में कि कोई भी थ्योरी जो है, हम 4 से 5 से 6 थ्योरीज अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली थ्योरीज जो थी वो बहुत ही सही बैठ गई तो अगली थ्योरी का डिस्कवरी नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ फेलियर्स रहे होंगे फर्स्ट थ्योरी में, जिससे कि अगली थ्योरी आई, फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, है ना। तो उन फेलियर्स के बारे में भी हमको पता होना ज़रूरी है, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि अगली थ्योरी जो आ रही है वो क्या चीज़ नई लेकर आ रही है ना। तो देखिए ज़रा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो कमाल का बताया एनर्जी थ्योरी ने हमारे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी हमारे को। पर ये जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बताया ना, ये डिस्टिंग्विश करना भूल गया कि भाई कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा है कि पाई है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। इसने इनके बारे में बातें ही नहीं करी। इसने तो बस ये कह दिया कि ठीक है ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी बॉन्ड का, ये पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये अट्रैक्शन का है, ये रिपल्शन का है, बाकी सब ठीक है। पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उसका नाम क्या है, और बन भी रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, इसकी बातें, इसकी जो चर्चा है डिटेल में बिल्कुल भी एनर्जी थ्योरी ने हमारे को नहीं करी। तो अगर मैं फेलियर के बारे में बात करना चाहूँ एनर्जी तरीके में, तो किस किस तरह का फेलियर अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैन नॉट एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो भाई ना सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता पाया, ना पाई बॉन्ड के बारे में बता पाया, ना सिंगल बॉन्ड के बारे में, ना डबल बॉन्ड के बारे में, ना ही ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता पाया। एनर्जी थ्योरी तो इन सब चीज़ों के बारे में बता ही नहीं पाया। तो फिर अब क्या करें, तो फिर एक नई थ्योरी आई जिसका नाम है वैलेंसी थ्योरी। वैलेंसी थ्योरी में क्या चीज़ डिस्कस करी अपन ने, जो ये इसकी कमियां रही ना, एनर्जी थ्योरी की जो कमियां रही उस कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कवर किया किसने, वैलेंसी थ्योरी ने। तो वैलेंसी थ्योरी ने बेसिकली क्या बताया, अब वैलेंसी थ्योरी पढ़कर ही पता चलेगा। आइए देखते हैं वैलेंसी थ्योरी को। चलिए देखिए, अब वैलेंसी थ्योरी ने क्या बताया, अपने को तो ये बात थोड़ी सी पता चल चुकी है, फिर भी एक बार और बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि नेचर में अगर मैं बोलूँ तो H2, O2, N2, Cl2, H, O, N और Cl। तो अगर इनके बारे में बात करी जाए तो ये मोर स्टेबल हैं और अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं। और इनके बारे में बात करी जाए तो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और एग्जिस्ट भी नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट।
तो H की बजाय यानी H के कंपैरिजन में H2 एग्जिस्ट करता है, O की बजाय O2 करता है, N की बजाय N2 करता है और Cl की बजाय Cl2 करता है। तो ये एग्जिस्टेंस की बात है नेचर में अपने, है ना। तो अभी किस तरीके से देखा जाएगा, आइए देखते हैं। ये सब बातें हमें किसने बताई, वैलेंसी थ्योरी ने। तो ये H मॉलिक्यूल है, लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं 1H1 की तरह, है ना। और क्यों करता है ये H के कंपैरिजन में H2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट, ये बात बताने जा रही हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसको अगर मैंने 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिला है यहाँ पे और इस तरीके से मैंने बताया कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसके में एक, इसके में एक, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि कुछ इस तरीके का स्फेयर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और इस स्फेयर में एक कोवेलेंट बॉन्ड हमको देखने को मिला। दूसरा, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं यहाँ पे तो 2 देखने को मिले हमारे को। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारे को अचीव करवा रहे हैं। और हीलियम इज अ नोबल गैस, हाँ भाई, नोबल गैसेस में आती है हीलियम। और नोबल गैसेस तो बहुत स्टेबल है क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखती है। लास्ट टाइम ही बातें करी थी अपन ने लास्ट लेक्चर में ही कि नोबल गैसेस जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करके रखे और अपने आप को स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए। और H जो है वो H होकर तो स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा है, पर H2 में जैसे कन्वर्ट हुआ तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव करा और बढ़िया स्टेबिलिटी वो अपने अंदर लेकर आया। इसलिए कहते हैं कि H की बजाय H2 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है या एग्जिस्ट करता है नेचर में। अब यही बात अगर हम करना चाहें तो ऑक्सीजन के बारे में करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है, आइए देखते हैं, 6 होता है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखे तो यहाँ पे O8 16 1s2 2s2 2p4, तो ये बात है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम इसको फिल करना चाहें, देखिएगा ध्यान से, 2s2 एंड ये, ठीक है। तो ये कुछ फिलिंग हुई ऑक्सीजन की जो हमने भर दी और हमको यहाँ पता चला कि भाई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। तो हमने बॉन्ड बनाया आपस में, देखो ज़रा, देखो ध्यान से देखना भाई, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, यहाँ बनाते हैं बॉन्ड, यहाँ बनाते हैं, देखो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के साथ अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहें यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड ये बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड इसने बना लिए यहाँ पे, तो बचे कितने इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और ये तो ऑलरेडी एक इसका और एक इसका, तो यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो 2 में 4 करेंगे। तो अगर हम काउंटिंग करें, अगर हम काउंटिंग करना चाहें
टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो एक ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर रही हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1s2 का 9 और 10। वापस करती हूँ, सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके नहीं है, ये इसी के ही वैलेंस शेल में है, इनको काउंट कर सकते क्योंकि ओवरलैपिंग में आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1s2 का भी तो बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 और 10। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें हम तो 10 आए, और 10 किसका होता है कॉन्फ़िगरेशन भाई? नियोन का होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है नियोन का। तो क्यों ना करेगा ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट जब वो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा है। और नियोन तो नोबल गैस है, और नोबल गैस तो कमाल के स्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो इसी तरीके से H ने H2 का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा, क्योंकि हीलियम जो होता है वो नोबल गैस होता है। वहीं ऑक्सीजन ने इसका O2 में स्टेबल है ऑक्सीजन, क्योंकि O2 ने स्टेबल अचीव करा नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, जो कि नियोन जो है खुद नोबल गैस और अच्छा खासा स्टेबल होता है। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें यहाँ पे, तो हमको कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर नज़र आए कितने? 2 नज़र आए। तो ये चीज़ हुई, बात हुई हमारी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा 1-2 और एग्जाम्पल के बारे में, तो सुनिए ज़रा, देखिए। जैसे मैंने कहा कि अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस चीज़ का कि जैसे नाइट्रोजन है N17 14 1s2 2s2 2p3 कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, यहाँ भर दिए, और 2p3 में यहाँ भर दिए। अब बॉन्ड बनाऊँ अगर मैं नाइट्रोजन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 5, और 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो बचे कितने? 2। ऐसे ही बचे कितने? 2। अगर मैं काउंटिंग करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। वापस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो 10 आ चुके हैं, और 10 जो है वो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा हमने यहाँ पे, है ना। तो दैट्स वाई जो नाइट्रोजन है वो N की कंपैरिजन में N2 में एग्जिस्ट करता है। भाई वापस से नियोन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है ये, है ना। वैसे अगर हम बात करें HF की, तो बिल्कुल ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा, और बिल्कुल ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और अपने आप को स्टेबिलिटी देगा। दैट्स वाई HF अच्छा खासा स्टेबल है। ये रीजंस हैं बताने के, ठीक है। अब देखो, H एग्जिस्ट ना करके H2 में एग्जिस्ट कर रहा है, वो ना करके O2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, N एग्जिस्ट ना होके N2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हुआ भाई यहाँ पे। आपने थोड़ा ध्यान भी लगाया होगा इस चीज़ में कि एक कोवलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड बना डाला अपन ने। यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, यानी कि भाई 2 डबल बॉन्ड बना डाला अपन ने, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर डाला अपन ने। तो वैलेंसी थ्योरी ने हमारे को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में
बात करना बताया, यानी दिखाया कि भाई ये बन रहा है आपका, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो भी रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पर अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सिग्मा है, कौन पाई है, इसके बारे में ये भी बात नहीं कर पाया। यानी कि एक और इसका फेलियर निकल कर आया ये वाला, कि इसने बात तो करी सबके बारे में, इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे डाली कि अगर हम फॉर्मेशन करेंगे किसी भी बॉन्ड का तो एक बॉन्ड बनेगा तो उससे सिंगल बॉन्ड बोला जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो दो बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बोला जाएगा, तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बोला जाएगा। पर इन बॉन्ड्स में से भी सिग्मा किसे बोला जाएगा, पाई किसे बोला जाएगा, इसके बारे में ये नहीं बता पाया, है ना। तो ये बात किसने बताई? पहले इसके फेलियर के बारे में ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक फेलियर जो इसका निकल के आया वो क्या था, कि कैन नॉट एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नहीं बता पाया भाई, है ना। तो ये एक इसका थोड़ा सा फेलियर नज़र आया अपने को, तो ये बात हमारे बीच हुई। अब देखो भाई, वैलेंस एनर्जी थ्योरी ने इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई थी, यानी कि ये ना इसके बारे में बता पाया था, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में। तो इन सबको कवर किसने कर दिया? वैलेंस थ्योरी ने। पर वैलेंस थ्योरी ने इन दोनों को कवर अभी तक नहीं किया, है ना। तो इन दोनों को कवर करने के लिए अगली थ्योरी कौन सी हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो थ्योरी जो हमारे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अब तो कोरिलेटेड चीज़ें चलने वाली हैं अपनी, VBT देन वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन, MOT, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है बेटा, है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है जहाँ से क्वेश्चन अपना आता है, हर हाल में आता है और अपने को आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी से थ्योरीज है। तो ये थ्योरीज का पोर्शन चल रहा है अपना कि एक की कमी को दूसरा कंप्लीट कर रहा है, दूसरी कमी को तीसरे वाली थ्योरी आ रही है जो कंप्लीट कर रही है। तो ये सिनेरियो चल रहा है अपने 50% थ्योरी में। तो बहुत आसान सी चीज़ है ना। तो बॉन्ड्स पढ़ डाले अपन ने, थ्योरी पढ़ डाली, एनर्जी थ्योरी का हमने बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन देख लिया, वैलेंसी थ्योरी में अपन ने सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया। तो ये सब बातें हुई, इनके फेलियर्स भी अपन ने थोड़े देखे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं रखते हैं अपन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक दो बार और देखना, अगर थोड़ी दिक्कत आए तो ये देखो, आज के लिए कवरिंग के चीज़ से अगर हम देखें तो प्रॉस्पेक्टस से देखें तो एनर्जी थ्योरी कवर की हमने, वैलेंसी कवर की। अब अगले लेक्चर में यानी अगले सेक्शन में अपन जाएंगे VBT पर, देन आगे की थ्योरीज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक ही रखते हैं अपन, ओके। तो आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा। हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलते अपने को, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, MOT और वेस्पर में अपने को खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आते भी हैं वहाँ से, है ना। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं, यानी अगले सेशन में करते हैं। आज तक के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।